स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है एक बार फिर से लर्न विथ आदर्श वाजपेयी में। यहाँ पर हम लोग क्लास 10th में हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं विच इज नेशनलिज्म इन यूरोप, जो कि हिस्ट्री का पहला चैप्टर है। इसमें हमने शुरुआत के 2 टॉपिक पढ़ लिए हैं। पहली जो यूनिट हुआ करती है आप लोगों की फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, इस टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया है। और इसके साथ में मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की कैसे नेशनलिज्म वहाँ पर इमर्ज हुआ और रिवोल्यूशनरीज हैं, ये सारा टॉपिक हमने पढ़ लिया था। अब हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में, और इसमें हम तीसरे टॉपिक की बात करेंगे जिस टॉपिक का नाम है एज ऑफ रिवोल्यूशन। अब जैसे आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, एज ऑफ रिवोल्यूशन का मतलब कि क्रांति का एक युग, कि मतलब वो समय जिसमें रिवोल्यूशन ही हो रहे थे। अगर यूरोप की बात करें तो ये यूरोप में 18th सेंचुरी की बात है, और ये जो टाइम हुआ करता था ये 1830 से लेकर 1848 में हुआ करता था। लेकिन इस एज ऑफ रिवोल्यूशन में पार्टिसिपेट कौन कर रहा था? तो ये जो एज ऑफ रिवोल्यूशन था इसमें हुआ करते थे आपके जो लिबरल नेशनलिस्ट हुआ करते थे। इसमें जो आपके लिबरल नेशनलिस्ट थे वो आपके एज ऑफ रिवोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, या आप कह सकते हैं कि इनके साथ में जो एजुकेटेड क्लास हुआ करता था, जो नया नया बना था यूरोप में, ये भी पार्टिसिपेट कर रहा था। अब ये रिवोल्यूशन चला क्यों? ये एज ऑफ रिवोल्यूशन, ये जो टाइम पीरियड है, इसमें आप देखेंगे बड़े चेंजेस हो रहे हैं। चाहे वो चेंजेस फ्रांस में हो, चाहे वो चेंजेस बेल्जियम जैसी कंट्री में हो, चाहे वो चेंजेस जर्मनी जैसी कंट्री में हो, इस समय पर आप देखेंगे कि यूरोप में बड़े बदलाव हुए। लेकिन इनकी स्टार्टिंग अगर हम करते हैं किसी भी कंट्री से, तो वो स्टार्टिंग होती है फ्रांस से। होता क्या है, फ्रांस कंट्री में अगर हम समय की बात करें तो ये समय हुआ करता था जुलाई 1830 का, और जुलाई 1830 में फ्रांस कंट्री में हमें पहला अपहीवल देखने को मिलता है, जहां से हम कह सकते हैं एज ऑफ रिवोल्यूशन की शुरुआत होती है। अब यहाँ पर लोगों ने किया क्या, यहाँ पर ये जो लिबरल नेशनलिस्ट हुआ करते थे, इन्होंने जुलाई 1830 में फर्स्ट अपहीवल में किया क्या, इस फ्रांस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का बिल्कुल मतलब आप ये ना समझिए कि यहाँ पर डेमोक्रेसी आ गई। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाया, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में मोनार्क भी बना दिया, और जो मोनार्क बनाया जाता है उस नए मोनार्क का नाम हुआ करता था लुइस फिलिपी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जुलाई रिवोल्यूशन के बाद फ्रांस में नया किंग किसे बनाया जाता है, तो लुइस फिलिपी है। लेकिन ये लुइस फिलिपी मोनार्क ना होकर, इनका पूरा नाम लुइस फिलिपी मोनार्क ना होकर ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क थे। मतलब ये जो भी वर्क करेंगे ऐसा नहीं कुछ भी कर सकते हैं, ये एज अ किंग नहीं होंगे, लुइस 16 के तरीके से नहीं। ये जो भी वर्क करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन से देख कर करेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करेंगे। अब होता क्या है, फ्रांस की अगर बात करें तो आपने फ्रांस में एक और चेंजेस देखा था 1789 में। 1789 में हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा था, कि फ्रांस के चेंजेस में के बाद फ्रांस में जब चेंजेस होते हैं, जो फर्स्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था जब लुइस 16 को हटाया गया था, तो इसका इंपैक्ट पूरे यूरोप पर पड़ता है, और यूरोप में बड़े लेवल पर चेंजेस होते हैं। इसीलिए जब ये फ्रांस में पहला अपहीवल हो रहा है, तो इस अपहीवल को देख रहा है ऑस्ट्रिया का एक चांसलर, जिस चांसलर को कहा जा रहा है ड्यूक मेटरनिक। इस ड्यूक मेटरनिक ने इस फ्रांस के रिवॉल्यूशन को देखने के बाद, इस फ्रांस के अपहीवल को देखने के बाद उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया, और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा क्या, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि व्हेन फ्रांस इज नीचेस, कि जब फ्रांस छींकता है, व्हेन फ्रांस इज नीचेस देन रेस्ट ऑफ द यूरोप, देन रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब क्या था? मेटरनिक ने कहा क्या? मेटरनिक ने कहा कि जब फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो पूरा यूरोप है वो फ्रांस पर क्या है, निर्भर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हेन फ्रांस इज नीचेस देन रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये स्टेटमेंट ड्यूक मेटरनिक का है। ड्यूक मेटरनिक से रिलेटेड अभी आप 1-2 पॉइंट पढ़ चुके हैं, और आपको ये अभी याद रखना है कि ये ड्यूक मेटरनिक जो है, ये ड्यूक मेटरनिक जी हैं कौन? ऑस्ट्रिया के ये चांसलर हैं। ये ड्यूक मेटरनिक जी हैं कौन? ऑस्ट्रिया के चांसलर हैं। और यही वही ड्यूक मेटरनिक है जिन्होंने अभी कुछ एक वीडियो पहले जिन्होंने ग्यूसेपी मजीनी को क्या कहा था, डेंजरस इनमी। तो ये हमेशा कुछ ना कुछ कहानी बताया। ये थे कौन? ड्यूक मेटरनिक जो थे
ड्यूक मेटरनिक जी ऑस्ट्रिया के चांसलर हुआ करते। तो ये बात जरूर याद रखिएगा जो हमने आपको बताई कि ये वही ड्यूक मेटरनिक है जिन्होंने ग्यूसेपी मजीनी को क्या कहा, ग्यूसेपी मजीनी को इन्होंने देखा तो कहा भैया सोशल डेंजरस इनमी है, ये हमारी सोसाइटी क्या है, डेंजरस इनमी। डेंजरस इनमी का मतलब हुआ खतरनाक दुश्मन है। तो एक कहानियां बताया करते वही ड्यूक मेटरनिक, याद रखिए। अभी एक नई कहानी लेकर आ गए, इन्होंने कहा व्हेन फ्रांस इज नीचेड देन रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। इसका मतलब क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं यूरोप के लोगों को बताना चाह रहे हैं कि फ्रांस में अभी अपहीवल हुआ है तो इसका जो इम्पैक्ट होगा वो पूरे यूरोप पर पड़ेगा। इनके कहने का मतलब कि अब फ्रांस ने छींका है तो अब यूरोप को क्या होगा, सर्दी जुकाम होगा, पूरा यूरोप तैयारी कर ले, मतलब ये लोगों को समझाना चाहते हैं। और जैसा ड्यूक मेटरनिक जी ने कहा था बिल्कुल उसका इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे आपने देखा ये फ्रांस में ही अपहीवल हो रहा है 1830 में। 1830 के इसी अपहीवल के बाद फ्रांस के ही नेबर में एक कंट्री है जिस कंट्री का क्या नाम है, बेल्जियम। बेल्जियम ने देखा अरे फ्रांस में चेंजेस हो गए, अब बेल्जियम भाई फ्रांस का पड़ोसी देश है, फ्रांस के नेबर में आ रहा है, तो ये क्या हुआ करता था, ये नीदरलैंड का एक पार्ट हुआ करता था। तो ये जो हुआ करता था बेल्जियम, ये यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड, ये इस नीदरलैंड का पार्ट हुआ करता था। तो ये भी क्या हो जाता है, ये 1831 में ये भी इंडिपेंडेंट हो जाता है। ये क्या हो जाता है, ये भी 1831 में एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है। अब इसको कैसे पता चला कि इंडिपेंडेंट हुआ जाए, इंडिपेंडेंट नेशन बना जाए, क्योंकि इसने देखा भैया फ्रांस में 1830 में फर्स्ट अपहीवल हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हुआ, उन लोगों में भी चेंज आ गए पहले से, तो हम भी क्या करते हैं थोड़ा सा बदलाव लाते हैं। तो इसलिए बेल्जियम में भी क्या हुआ, ये चेंजेस आ गए। जो नीदरलैंड के अंडर वर्क करता था ये नीदरलैंड से पूरी तरीके से क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है। ये नीदरलैंड से पूरी तरीके से क्या हो जाता है, जो बेल्जियम कंट्री ये पूरी तरीके से आजाद हो जाता है। बेल्जियम से रिलेटेड याद रखना है कि ये बेल्जियम कंट्री है, जिस बेल्जियम कंट्री की कैपिटल का क्या नाम है, ब्रुसेल्स नाम है। क्या नाम है, ब्रुसेल्स नाम है। क्या नाम है, ब्रुसेल्स नाम है ना। और जो यूरोपियन यूनियन है, इसके साथ में आपको ये भी याद रखना है, यहाँ पर जो भी इससे क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे आपको बता देते हैं। जो यूरोपियन यूनियन है उस यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी ब्रुसेल्स में है। कहां पर है, ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स क्या है, बेल्जियम की कैपिटल है। ये 1831 में ये भी क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है। अब जैसे आपने देखा कि फ्रांस का इंपैक्ट बेल्जियम पर पड़ा, इसी तरीके से ग्रीक कंट्री पर भी इसका इंपैक्ट पड़ता है। वो हम देख ग्रीक की अगर हम बात करें तो कैसे ग्रीक कंट्री पर इसका इंपैक्ट पड़ा। जिस टॉपिक को आप पढ़ते हैं ग्रीक, इस टॉपिक को कहा जाता है ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इस टॉपिक का क्या नाम है, ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इसी को ग्रीक कहा जाता है, इसी को ग्रीस भी कहा जा सकता है इंग्लिश में। तो इस टॉपिक का नाम है ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर ग्रीक इंडिपेंडेंस की बात करें तो ये ग्रीक की इंडिपेंडेंस का जो स्ट्रगल है, ये स्ट्रगल आपका बहुत पहले स्टार्ट हो जाता है। ये स्ट्रगल स्टार्ट हो चुका है 21 में कि ग्रीक को इंडिपेंडेंट किया जाए, ग्रीक को इंडिपेंडेंस नेशन का दर्जा दिया जाए, उसे इंडिपेंडेंस कर दिया जाए पूरी तरीके से। ये स्ट्रगल स्टार्ट हो चुका था 1821। अगर इसकी बात करें तो ये काफी समय पहले से 16th सेंचुरी के पहले से ही ये जो ग्रीक हुआ करता था, ये ग्रीक ओटोमन एम्पायर का एक पार्ट हुआ करता था। ये ओटोमन एम्पायर का क्या हुआ करता था, पार्ट हुआ करता था। अब ग्रीक में क्या होता है, ग्रीक को इंडिपेंडेंस करने के लिए 1821 में ही रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। ये जो ग्रीक का रिवॉल्यूशन रहता है, इसमें कुछ ऐसे लोग भी ग्रीक में पार्टिसिपेट करते हैं जिन्हें एक्साइल की पनिशमेंट मिली होती है, जो बाहर रहते हैं। और इसके साथ में इनकी कंट्री के जो लिबरल नेशनलिस्ट रहते हैं, ये लिबरल नेशनलिस्ट भी क्या करते हैं, ग्रीक के इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। अब होता क्या है, जब ग्रीक में ये इंडिपेंडेंस का एरा चल रहा है, ये स्ट्रगल जब स्टार्ट हुआ है, तभी उसी समय पर ग्रीक में एक पोएट है, जिन पोएट का नाम है लॉर्ड बायरन। क्या नाम है पोएट का, लॉर्ड बायरन। ये लॉर्ड बायरन क्या कर रहे हैं, ये भी ग्रीक के इंडिपेंडेंस होने के लिए डिमांड कर रहे हैं। ये भी ग्रीक को इंडिपेंडेंट कराने में लगे हुए हैं। ये भी उधर उधर जाया करते हैं कि भैया ग्रीक इंडिपेंडेंस हो जाए, ग्रीक को इंडिपेंडेंस नेशन का दर्जा मिल जाए। लेकिन होता क्या है, ये जो लॉर्ड बायरन थे, ये 1824 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और याद रखना हुआ क्या था भैया, इनको बुखार आ गया था, इनके फीवर आ गया था, और ये इंडिपेंडेंस, ग्रीक को इंडिपेंडेंस कराने की बात कर रहे थे। और उसी स्ट्रगल में जो लॉर्ड बायरन थे, जो कि एक पोएट हुआ करते थे, इनकी 1824 में बुखार से मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु फीवर से हुई थी। लेकिन आप याद रखिएगा, अगर आपसे लॉर्ड बायरन का नाम पूछा जाए कि लॉर्ड बायरन का रिलेशन किस कंट्री के इंडिपेंडेंस से है,
तो ये जो लॉर्ड बायरन है इनका रिलेशन किससे है, ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस से है। इसके साथ में ग्रीक का एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि जो ग्रीक है, इस ग्रीक को क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन कहा है। कुछ लोगों ने क्या कहा है, क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब कि यूरोप के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, जिसे यूरोप का पालना कहा गया है कि ये क्या है, क्रेडल है यूरोपियन सिविलाइजेशन का। जैसे बहुत सारी हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन हुआ करती थी, प्राचीन सभ्यताएं हुआ करती थी, उन प्राचीन सभ्यताओं में उन एंशिएंट जो हम लोगों की सभ्यताएं हुआ करती थी सिविलाइजेशन, उसमें इसको क्या कहा है, क्रेडल कहा है। उसमें इसको क्या कहा, क्रेडल। क्रेडल का मतलब होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यूरोपियन सिविलाइजेशन के क्रेडल का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद रखना है ग्रीक को कहा गया है। लॉर्ड बायरन का रिलेशन कहां से है, ग्रीक से। ये पोएट थे, 1824 में इनकी मृत्यु हो जाती है फीवर से। ये सारे पॉइंट है आपको याद रखना। कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें 1 साल की पनिशमेंट मिली थी, वो भी ग्रीक में पार्टिसिपेट कर रहे थे। ग्रीक था क्या, ये ऑटोमन अंपायर हुआ करता था, बड़ा अंपायर, उसका ये पार्ट हुआ करता था। ये स्ट्रगल 21 में स्टार्ट होता है। इसके बाद आपको लास्ट पॉइंट में याद रखना है एक ईयर आता है 1832। क्या ईयर आता है, 1832। अब अगर आप 1832 के समय पर देखेंगे तो अब एज ऑफ रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। ये स्ट्रगल 21 में ही स्टार्ट हो गया। 24 में लॉर्ड बायरन की मृत्यु हो गई, लेकिन ग्रीक को सफलता पूरी तरीके से नहीं मिली थी। ग्रीक पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था। लेकिन 1830 में एज ऑफ रेवोल्यूशन आने के बाद इसमें जब लिबरल्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नेशनलिस्ट भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जब सब लोग इसमें मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं तो 1832 में क्या होता है, जो ग्रीक कंट्री रहती है ये एज आ इंडिपेंडेंट नेशन इसे बोल दिया जाता है। ये क्या हो जाता है, एक इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा इसे मिल जाता है। और ऐसे इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा नहीं मिलता। इंडिपेंडेंस नेशन का जब दर्जा ग्रीक को मिलता है तो एक ट्रीटी साइन होती है जिसे ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल कहा जाता है। ये ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल जब साइन होती है 1832 में, तो इसी ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल से ही ग्रीक को इंडिपेंडेंस नेशन का एक दर्जा मिलता है। और 1832 में ही ग्रीक क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंस हो जाता है। याद रखिएगा, अगर आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाए इससे रिलेटेड, जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जुलाई रेवोल्यूशन या फर्स्ट अपहीवल का क्वेश्चन, जुलाई का फर्स्ट अपहीवल आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया। एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल, एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल कब साइन हुई है, एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया कि ग्रीक स्ट्रगल कब स्टार्ट हुआ है, एक क्वेश्चन ग्रीक स्ट्रगल का दे दिया गया, एक क्वेश्चन दे दिया गया पोएट जो है लॉर्ड बायरन की मृत्यु कब हुई थी। इनको हम पहले नंबर पर रोमन में, इनको दूसरे नंबर पर, इनको तीसरे नंबर पर, इनको चौथे नंबर पर बोलते हैं। आपको क्या करना है, वीडियो के कमेंट में आपको इनका सीरियल बताना है कि इनका कमेंट क्या होगा ना, तो इनका आप पूरा सीरियल बताएंगे। अब ग्रीक की इंडिपेंडेंस के साथ में हम आगे का टॉपिक देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि इस टॉपिक में हम देखते हैं कि रोमांटिक जो इमेजिनेशन है, ठीक है, ये और आइडिया ऑफ द नेशन है। इस टॉपिक का मतलब क्या है इसका ये। अब देखिए, जैसे सबसे बड़ी जो डिमांड है यूरोप कॉन्टिनेंट को अगर देखें तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो डिमांड है वो नेशन स्टेट को लेकर है कि होना क्या चाहिए, नेशन स्टेट का बिल्डअप होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा चीजें उसमें कॉमन होनी चाहिए, कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, कॉमन ट्रेड होना चाहिए, कॉमन करेंसी होनी चाहिए, सारी चीजें कॉमन होनी चाहिए। तो उसी को क्या कहा जाता है, नेशन स्टेट कहा जाता है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि नेशन स्टेट को सिर्फ वार करके बनाया जा सकता है कि नहीं जो भी मिल रहा है उसको मारो पीटो नेशन स्टेट बिल्डअप होगा, नहीं, ये सारी चीजें गलत हैं। अगर नेशन स्टेट की बात करें तो इस नेशन स्टेट को अलग अलग तरीकों से बिल्डअप किया जा सकता है। जैसे आप म्यूजिक से क्या कर सकते हैं, लोगों में ये इमेजिनेशन ला सकते हैं, क्योंकि जैसे म्यूजिक हो गया, म्यूजिक के साथ में पिक्चर्स हो गया, मतलब फोटोज जो आपकी वो हो गई, फॉक डांसेस आपके हो गए, ठीक है, देशभक्ति डांसेस हो गए, या फॉक सॉन्ग्स आपके हो गए, देशभक्ति जो सॉन्ग्स होते हैं, उन सारी चीजों को अगर आप अपनी कंट्री में क्या करते हैं, इमर्ज करते हैं, तो उससे भी क्या होता है, आपके अंदर एक इमेजिनेशन आता है। जैसे आपने ये सारी चीजें जरूर फील की होंगी कि जैसे 15 अगस्त का समय चल रहा है, 26 अगस्त का समय चल रहा है, और आपके स्कूल में कोई गाना चल रहा है और बहुत अच्छे से गाना चल रहा है, देशभक्ति गीत चल रहा है, तो आपके अंदर एक अलग एनर्जी मिल जाती है कि नहीं, ब्रिटिश बहुत बदतमीज हुआ करते थे, अगर ब्रिटिशर्स मिल जाए तो इन्हें हम क्या करेंगे, तुरंत मारेंगे। तो उससे क्या हो जाता है, वो जो म्यूजिक है, या आप कोई फोटो देख रहे हैं चंद्रशेखर आजाद की, जिसमें चंद्रशेखर आजाद जी अपनी मूंछों पर ताव दे रहे हैं, कोई स्टेटमेंट बोल रहे हैं, या आप अल्फ्रेड पार्क गए, उस तरीके की स्टोरियां सुनते हैं, आप पिक्चर देखते हैं, तो उससे अंदर क्या होता है, आपके अंदर
अंदर एक अलग तरीके का इमेजिनेशन आ जाता है, उन सारी चीजों को आप क्या करते हैं, तुरंत फील करने लगते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, म्यूजिक हो गया, पिक्चर्स हो गया, फोक डांसेस हो गए, सॉन्ग्स हो गए, इसके साथ में जो ड्रामास हो गए, ये इन सारी चीजों को क्या करते हैं, बिल्डअप करते हैं, ये इन सारी चीजों को क्या करते हैं, बनाते हैं। इन्हीं सारी चीजों से रिलेटेड अगर बात करें तो जो हुआ करते थे जॉन एंड गॉटिफाइड हैडर कहा गया था इनका नाम। तो ये जो हुआ करते थे, इनका मानना था कि जो ट्रू जर्मन कल्चर है, मतलब कि ये जर्मन कल्चर आएगा कैसे, ये जर्मन कल्चर की जब बात करते थे तो इनका मानना था कि जर्मन कल्चर आएगा डॉस वर्ल्ड से, मतलब कॉमन पीपुल से आएगा, उन्हीं सारे लोगों से क्या होगा, ये जर्मन कल्चर जो है, ये जर्मनी का जो कल्चर है, ये क्या होगा, बिल्डअप होगा। इसी तरीके से एक दूसरी कंट्री का एग्जांपल अगर हम देखते हैं, अगर हम बात करते हैं कैरोल कुरपिंस्की की, इनका इस इमेजिनेशन से रिलेटेड, इस आइडिया को स्प्लिट करने से रिलेटेड एक इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने ड्रामास का यूज किया, इन्होंने फोक सॉन्ग्स का यूज किया, और इन्होंने क्या किया, म्यूजिक का यूज किया। इन सारी चीजों के यूज के साथ में इन्होंने क्या किया, ओपेरास का यूज किया। इन सारे यूजेस के साथ में इन्होंने क्या किया, ये जो सेंस ऑफ कलेक्टिविटी हुआ करती थी, ये नेशन स्टेट से रिलेटेड जो फीलिंग हुआ करती थी, उन सारी चीजों को इन्होंने क्या किया, सेटअप किया। इसके साथ में करते क्या थे, ये जो लोग हुआ करते थे, जो पोएट्स हुआ करते थे, ये आपके उस रिवोल्यूशन के लिए फंड्स भी प्रोवाइड करते थे। मतलब ऐसा नहीं कि नेशन स्टेट की ही सिर्फ बात कर रहे हैं, ये लोगों में सिर्फ एक इमेजिनेशन हिला रहे हैं, इस नेशनलिज्म फीलिंग के साथ में ये क्या करते थे, फंड्स भी प्रोवाइड करते थे। अब इसका कैसे आप देखते हैं, यूज कैसे हुआ, इसका इंपैक्ट कैसे हुआ, तो एक कंट्री आप देख रहे हैं, पोलैंड कंट्री। कौन सी कंट्री है, पोलैंड कंट्री, जिस कंट्री की कैपिटल क्या है, वार्सा कैपिटल है। पोलैंड कंट्री जो है बहुत ही फेमस कंट्री है, और इसी पोलैंड में आपको एक विस्तुला रिवर देखने को मिलेगी। जो विस्तुला रिवर है, वहां पर आप देखेंगे कि जो कॉटन टेक्सटाइल है, वहां पर बहुत सारी आपको देखने को मिलेगी। कुछ यहाँ पर शहर भी है इंपॉर्टेंट। तो ये जो पोलैंड कंट्री है, इस पोलैंड कंट्री को रसिया ने कैप्चर करके रखा था। अब रसिया के जो लोग थे, वो रसिया के लोग क्या कर रहे थे, पोलैंड पे दबाव बना रहे थे, पोलैंड पे प्रेशर बना रहे थे कि भैया पोलैंड के लोग, तुम लोगों को क्या करना है, रसियन लैंग्वेज बोलनी है, तुम लोगों को क्या करना है, रसियन लैंग्वेज बोलनी है। तो पोलैंड के लोगों में जब ये नेशनलिज्म स्ट्रांग हुआ, जब पोलैंड के लोगों को कैरोल कुरपिंस्की के जैसे लोगों ने जब ओपेराज और ड्रामा का यूज किया, तो ये पोलैंड के लोगों ने क्या किया, रसिया को अपोज कर दिया, और इन्होंने कहा नहीं, हम रसियन लैंग्वेज तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, चाहे हम ना बोले लेकिन हम रसियन लैंग्वेज भैया नहीं बोलेंगे। और इन पोलैंड के लोगों ने क्या कहा कि हम अपनी कंट्री की लैंग्वेज बोलेंगे, या हम कौन सी लैंग्वेज बोलेंगे, पोलिश लैंग्वेज बोलेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इन सारी चीजों का इंपैक्ट कैसे पड़ रहा है, कैसे फ्रेंच के रिवॉल्यूशन के बाद 1 अप्रैल जुलाई 1830 के बाद कैसे ग्रीक में चेंजेस हो गए, बेल्जियम में चेंजेस हो गए, बेल्जियम नीदरलैंड से अलग हो गया, कहा तुम्हारे साथ नहीं रहना, ठीक, हम क्या करेंगे, अलग कंट्री हो जाएंगे। इसी तरीके से जो पोलैंड है वो रसिया से अलग हो रहा, रसिया के लोग कह रहे रसियन लैंग्वेज बोलो, उन्होंने मना कर दिया, कहा कतई नहीं बोलेंगे, हम पोलिश लैंग्वेज बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो सेंस ऑफ कलेक्टिविटी है, ये जो नेशन स्टेट की फीलिंग्स है, ये म्यूजिक से भी स्प्लिट हो रही है, पिक्चर से भी स्प्लिट हो रही, ये डांसेस से, जो आपके सॉन्ग हैं, जो ड्रामास हैं, इन सारी जगहों से आप देखते हैं ये आइडिया क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है कि जब इन लोगों का ध्यान पूरा इस रिवॉल्यूशन के समय पर है, जब पूरा इन लोगों का ध्यान इस 1830 से इस 1848 के रिवॉल्यूशन के समय पर है, तो आप देखेंगे एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि इस 1848 का जो समय है, इस 1848 में हंगर हार्डशिप आ जाएगी। क्या हो जाएगा, हंगर हार्डशिप आ जाएगी, और इसी हंगर हार्डशिप से क्रिएट हो जाएगा जिसे कहा जाता है पॉपुलर रिवॉल्ट। तो अगला टॉपिक अब हम देखते हैं, जो टॉपिक क्या है, हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। इस टॉपिक को हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ये क्या है, हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। अब आप देखिए सभी लोगों का ध्यान कहाँ पर है, 1830 से 48 के समय पे सभी लोगों का तो ध्यान रिवॉल्यूशन पे है। मतलब फ्रांस में या पूरे यूरोप में क्रॉप में क्या हो रहा है, क्रॉप ठीक ठाक है या नहीं, या वहां पर और जियोग्राफिकल कंडीशन कैसी है, उस तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं। सभी लोग कह रहे नहीं रिवॉल्यूशन आ जाए, रिवॉल्यूशन हो जाए, चाहे बेल्जियम की बात हो, चाहे फ्रांस की बात हो, चाहे ग्रीक की बात हो, चाहे पोलैंड की बात हो, सब लोगों को पूरा ध्यान कहाँ पर है कि नहीं लड़ाई ही करेंगे, क्योंकि ये जब रिवॉल्यूशन चल रहा है इसलिए 30 से 48 तक लोगों का ध्यान क्रॉप की तरफ है ही नहीं, फील्ड की तरफ है ही नहीं। तो होता क्या है, इस 1848 तक आते आते होता क्या है, जो लोगों की क्रॉप थी ये पूरी क्रॉप क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, पूरी क्रॉप ही क्या हो गई, फेल हो गई। जो प्रोडक्शन होना था वो प्रोडक्शन ही नहीं हुआ।
अब क्रॉप के फेल्ड से होता क्या है, और इसके साथ में क्रॉप फेल्ड हो रही है, दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है कि पॉपुलेशन भी उस समय तक यूरोप में इंक्रीज हो रही है। भाई पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है और क्रॉप को और ज्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए, पॉपुलेशन काफी तेजी से इंक्रीज हो रही है, क्रॉप क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, क्रॉप में हो गया फिर। अब क्रॉप है नहीं, पॉपुलेशन काफी तेजी से इंक्रीज हो रही है, और लोगों का जो अटेंशन है वो इस तरफ है नहीं, लोगों का तो अटेंशन रिवोल्यूशन की तरफ, हर एक कंट्री खुद को इंडिपेंडेंट कराने में लगी हुई, हर एक कंट्री चाहती है हमारी कंट्री का अलग नेशन स्टेट हो, हम लोग पूरी तरीके से क्या हो, इंडिपेंडेंस हो। तो ये जो लड़ाई चल रही थी यहाँ पर इसी तरीके की समस्या आ जाती कि 1848 में होता क्या है, जब क्रॉप फेल हो जाती है तो जो फूड के प्राइसेस रहते हैं, ये फूड के प्राइसेस क्या हो जाते हैं, अप हो जाते हैं। जब फूड के प्राइसेस अप हो जाते हैं तो आप देखेंगे हमेशा से सारी चीजें फ्रांस से ही स्टार्ट होती हैं। फ्रांस की कैपिटल जो है पेरिस, यहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं और यहाँ पर जो हाईवे रहता है, इस हाईवे को क्या कर देते हैं, पूरी तरीके से जाम कर देते हैं, यहाँ पर पूरी ट्रैफिक लगा देते हैं, जाम कर देते हैं। और इसके साथ में अब बताओ भैया फ्रांस में किंग कौन है, कौन बना था, अभी आपने इसी वीडियो में शुरुआत में पढ़ा है। तो फ्रांस में आप ही लोग अभी किंग बनाकर किसको आ रहे हैं, लुइस फिलिपी को आ रहे हैं। लुइस फिलिपी डर गया कि भैया ये लोग रोड जाम कर लिए, हमको मारेंगे क्या, और लुइस फिलिपी से डिमांड करते कि अपनी चेयर को क्या करो, छोड़ दो, क्योंकि लोगों का मानना था कि लुइस फिलिपी यहाँ पर क्या है, रूलर है। लुइस फिलिपी यहाँ का अगर फ्रांस के रूलर हैं और फ्रांस में किसी तरीके से कोई कंफ्लिक्ट, किसी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम के रिस्पॉन्सिबल कौन है, लुइस फिलिपी ही रिस्पॉन्सिबल है। तो लुइस फिलिपी को यहाँ से क्या कर देते हैं, लोग हटा देते हैं, और इसके साथ में गारंटीड कर देते हैं आर सफरेज, मतलब 21 की एज से एबव जो लोग हो गए हैं उन सभी लोगों को क्या कर दिया जाता है, वोटिंग राइट दे दिया जाता है, और कह दिया जाता है कि जो फ्रांस कंट्री है ये पूरी तरीके से क्या हो चुकी है, रिपब्लिक हो चुकी है। ये क्या हो चुकी है, पूरी तरीके से रिपब्लिक हो चुकी है। तो यहाँ तक आपने देखा कि कैसे चेंजेस हो रहे हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे जर्मनी कंट्री बन रही है, कैसे इटली कंट्री बन रही है, कैसे ग्रेट ब्रिटेन बन रहा है। अभी हम लोगों के वीडियो बनाने का जो सिलसिला है हिस्ट्री में बिल्कुल शुरुआती समय पर है, तो गलतियों का होना बिल्कुल संभावित है कि गलतियां होंगी, और अगर आप लोग कमेंट में बताते रहेंगे तो उनमें जो भी अपेक्षाएं आप लोगों की हैं उनमें हम क्या करेंगे, सुधार करेंगे और कंटेंट थोड़ा सा अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और आगे के जो भी कंटेंट हैं उन्हें हम कंप्लीट करते हैं। थैंक